तो आज आईटी ने मूड बिगाड़ा है और इसी वजह से बाजार में दबाव है। और अब देखिए करीब 50 पॉइंट नीचे निफ्टी और बैंक निफ्टी हालांकि अभी होल्ड कर रहा है, लेकिन प्रेशर उस पर भी दिख रहा है साफ साफ। और याद करिए 10:30 बजे मैंने आपसे कहा था कि एडवांस डिक्लाइन कंफर्ट नहीं दे रहा है और अब वो एकदम बराबर के लगभग स्तर पे पहुंच चुका है। 1440 शेयर्स बढ़ने वाले, 1427 शेयर्स गिरने वाले, ये दिखा रहा है। देखिए वो क्रॉस होने ही वाला है, बिल्कुल लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई दिख रही है। तो इससे दिखता है कि ब्रॉडर मार्केट में वीकनेस है और आज उसका कारण बना आईटी सेक्टर, जिसमें टीसीएस के नतीजे बाजार को पसंद नहीं आए क्योंकि नतीजे भी कमज़ोर थे और कमेंट्री भी कॉन्फिडेंस नहीं रख पाई क्योंकि मैनेजमेंट मान रहा है कि बैंकिंग क्राइसिस यूएस में जो है उसकी वजह से दिक्कतें हैं और बहुत तेज़ी से रिएक्शन होता है यूएस की ऐसी खबरों से। तो अगर कोई अच्छी खबर आई तो पलट भी सकता है पासा, लेकिन अभी फ़िलहाल कमज़ोरी के संकेत साफ दिख रहे हैं यहाँ पे। तो आईटी लेड वीकनेस है। विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, एलटीआई सब में अच्छी खासी वीकनेस देखने को मिल रही है। एक क्विक व्यू लेते हैं बाजार पे प्रकाश गावा जी से। गावा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कर रहे हैं आज आप? मार्केट में कुछ पोजीशन ले रहे हैं कि कल की प्लानिंग में जुटे हुए हैं? 3 दिन की छुट्टी है, मुझे कोरोना है तो कल की प्लानिंग तो नहीं है। अरे आपको कोरोना कैसे हो गया सर? हो गया, लगता है हो गया। मेरी वाइफ को तो था। लगता है मुझे भी आज मुझे लग रहा है। अरे आप जल्दी से हेल्दी हो जाइए। अब प्लानिंग है, इनफैक्ट आपको इनवाइट करता हूँ, आप नहीं मिलोगे मुझसे। सर आवाज अड्डा होता रात में। तो क्या मूड है सर? निफ्टी का क्या होगा अभी? निफ्टी में भी देखिए साइडवेज इतनी फास्ट दौड़ा है, इतना तेज दौड़ा है। अगर रेस्ट लेगा तो अच्छा है, लेकिन रेस्ट कहां पर लिए? जो कि ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस था 17,890 या 900 के आसपास, बहुत ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस, और वहीं पर रेस्ट लिया है। तो जगह तो अच्छी है रेस्ट लेने की, तो यहाँ पर रेस्ट ले रहा है। मैं कहूंगा बैंक निफ्टी भी वैसा ही हाल है, ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस था वहां पर रेस्ट लिया है और इतना दौड़ने के बाद अगर साइडवेज मिलता तो कोई बात नहीं। 3 दिन छुट्टियां भी तो है ना, तो मेरे ख्याल से बुरा नहीं लगता। 17,700 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है निफ्टी में और बैंक निफ्टी भी वैसा ही हाल लगता है मुझे, कहीं बस वीकनेस नहीं है। क्या अगले 1.5 घंटे में कुछ कमाल हो सकता है बैंक निफ्टी में? पॉसिबल है, अब वो मिल सकता है। मैं बिल्कुल मैं नहीं कहूंगा कि नहीं आ सकता। यस, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा है 41,750, तो मुझे लगता है यहाँ पर भी एक अप मूव मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ है 41,600 के आसपास और उसके बाद अच्छी तेजी है, स्टैंडिंग अप मूव है, तो मुझे लगता है ठीक ही नजर। ओके कब सर, आज आईटी स्टॉक्स में काफ़ी कमजोरी है नतीजों के बाद टीसीएस के। क्या किसी आईटी कंपनी का कोई ऐसा चार्ट आपको दिखा जो बहुत बिगड़ गया हो? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा मुझे। इन्फोसिस पे लग रहा था कि आज एक अप मूव मिलेगा, लेकिन मिला नहीं, वहां पर ब्रीच हो गया। तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लो लेवल में इन्फोर्ट 1375 पॉसिबल है। जो हमारी एंट्री पॉइंट थी वहां एंट्री पॉइंट आए नहीं, उसके नीचे खुला, तो मतलब ट्रेड तो नहीं बना जो सुबह मैंने इन्फोसिस दिया था, लेकिन वीक लगता है मुझे यहाँ पर। लेकिन वीक लगता है ना, उसके रिजल्ट आज शाम को रिजल्ट्स भी आने हैं। काबा जी, कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति का बड़ा महत्व होता है जीवन में भी और सार्वजनिक जीवन में भी और बाजार में भी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो अपॉइंटमेंट था उसको कंटिन्यू किया, आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया उनके एमडी साहब को और स्टॉक में 17% की तेजी। बहुत ही बढ़िया अपना, बहुत बढ़िया अपना। ब्रेकआउट मिलेगा 700 जोन्स पर एयू स्मॉल फाइनेंस में। स्मॉल तो है नहीं, अच्छा है, लेकिन बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है। बहुत अच्छा बेस बना है एयू का अराउंड 600 के आसपास। अगर ये अपमूव कायम रहता है तो फिर ये 800 भी पार कर ले, जैसा आज मूव नजर आता है उसके हिसाब से लगता है कि अपमूव मिलना चाहिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। साउथ इंडियन बैंक भी दिखाइए अगावा सर। साउथ इंडियन बैंक में क्या व्यू बन रहा है? यहाँ पे भी जो इनके एमडी एंड सीईओ थे उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया, उन्होंने बताया कि उनको पर्सनली कुछ काम है। तो यहाँ पर क्लैरिटी मिसिंग है थोड़ा, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। इनफैक्ट यहाँ पर इग्नोर करना चाहिए स्टॉक को, ना बाय बनता है ना सेल बनता है, इसलिए बेस्ट इग्नोर साउथ इंडियन बैंक। ना बिल्कुल नहीं, साउथ इंडियन बैंक इग्नोर और एयू में पोजीशन बन सकती है, अभी भी बहुत तरी तेजी है। तो अब बातचीत करेंगे आज की कंपनी के बारे में। और व्यक्ति महत्वपूर्ण है या संस्थान, ये बहुत डिबेट होती है, लेकिन फिलहाल आज ऐसा दिख रहा है कि आदमी का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, इंस्टीट्यूशन का इंपॉर्टेंस कम है। चलिए आज बातचीत हम करेंगे फाडा के चेयरमैन वेंकटेश गुलाटी जी से और ऑटो नंबर्स से बात होगी। मार्च में ऑटो सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी, डबल डिजिट ग्रोथ मिली और रिटेल सेल्स काफ़ी बढ़िया रही। साल भी अच्छा क्लोज हुआ, लेकिन अभी भी प्री कोविड लेवल से नीचे है। और इस समय जो परिस्थिति है मॉनसून को लेकर, एल नीनो को लेकर, इंटरेस्ट रेट को लेकर के, रूरल इकॉनमी में रिवाइवल को लेकर के, इन सब से क्या संकेत मिल रहे हैं
इस पर हम बातचीत करें वेंकटेश जी से। वेंकटेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नंबर्स हम लोग दो तरह से ट्रैक करते हैं, एक सीएम के भी आते हैं और एक फाडा के भी आते हैं। मैं तो मानता हूं कि जो डीलर के यहाँ से गाड़ी निकली वही गाड़ी सड़क पे चलेगी। फैक्ट्री गेट से निकली तो आप वेंकटेश जी के यहाँ आके टिक गई, अब वो तो चली नहीं। तो रियल नंबर इज फाडाज नंबर, कि जो रजिस्ट्रेशन होके सड़क पे आई। तो सर, मार्च के नंबर तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत पीछे हम लोग को, बड़े धुआंधार बिक्री हो रही फिर भी कम हो रहे हैं। देखिए, हर कैटेगरी के अपने अलग चैलेंजेस हैं और इंडिया मेरे ख्याल से टू व्हीलर का वर्ल्ड नंबर 1 कंट्री है। और अगर टू व्हीलर में नंबर्स कम होते हैं तो पूरी ऑटो इंडस्ट्री के नंबर पे इफेक्ट आता है। बाकी अगर आप बात करें तो पैसेंजर व्हीकल इस समय अच्छे ग्रोथ पे है, ट्रैक्टर भी ठीक ठाक चल रहा है, कमर्शियल व्हीकल भी। बट एक टू व्हीलर ऐसा सेगमेंट है जो प्री कोविड लेवल से बहुत ही नीचे, बल्कि बहुत ही नीचे का आपको बताऊं तो लगभग 40-50 लाख गाड़ी सालाना कम चल रहा है, जिसका रिकवरी हमको दिख भी नहीं रही। और इतनी बड़ी इंडस्ट्री में जब 40-50 लाख की व्हीकल्स या नंबर सेल कम होती है तो पूरी इंडस्ट्री एज एन ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो डी ग्रोथ दिखती है। तो प्री कोविड लेवल के हिसाब से यस, हम अभी भी अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन पिछले साल के अपेक्षा अगर मैं चेक करूं तो लगभग 8% हमारी ग्रोथ आई है पूरी इंडस्ट्री की 2022 और 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर कंपेयर करूं। बट जब तक हमारा जैसा भारत जो हम बात करते हैं, जब तक हमारा रूरल इंडिया वापस नहीं आता, जब तक हमारी टू व्हीलर की जो एंट्री लेवल का जो कस्टमर है उसका घर सक्षम हो करके वो गाड़ी नहीं खरीदता, तब तक शायद ऑटो इंडस्ट्री का जो ये नेगेटिव ग्रोथ है प्री कोविड से वो ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये असली रीज़न आपको क्या लगता है इसके पीछे, कि ये रूरल इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही? लेकिन उसमें तो लोग बताते हैं कि बहुत सरकार मनरेगा के थ्रू भी खर्च करती है, एग्री ग्रोथ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती है, फिर भी लोग नहीं खरीद रहे हैं। महंगाई ज़्यादा है क्या, ब्याज दरें बहुत बढ़ गई इसलिए? इसमें बहुत सारे कारण हैं। और जो एंट्री लेवल गाड़ियां होती, चाहे कार की बात करूं चाहे मैं टू व्हीलर की बात करूं, ये नॉर्मली लोग अपने लग्जरी के लिए नहीं लेते, वो अपनी जरूरत के लिए लेते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो इस जरूरत के लिए कहीं ना कहीं अपनी पैसे की सेविंग करके या अपने कहीं खर्चे काट करके इसको संभाल के रखते हैं। जैसा कि कोविड में बीता है और फिर उस दौरान अगर आप याद करें कि मॉनसून भी इररेटिक रहा है, कभी अच्छा रहा फिर अगली बार कम हो गया, कोई एक फसल ठीक हुई तो अगली फसल खराब हो गई, कुछ ऐसा ही है जो इररेटिक वो चलता रहा है। और सेकेंड वेव ने जिस हिसाब से हमारे रूरल इंडिया को या जो भारत को हम बोलते हैं जिस तरीके से फर्टिलिटी का रेट रहा है गांव में, वो सब चीजें जो पिछले 2 साल में बीती हैं, शहर या अर्बन मार्केट की बात करें तो हम लोग सब उबर चुके हैं, बट आज भी गांव में उन सब का डर बैठा हुआ है। जो उनकी जिंदगी की सेविंग्स थी वो सब खर्चा हो चुकी हैं अपने इस हॉस्पिटलाइजेशन में। ये तो एक उनकी मानसिक स्थिति की बात हो गई, क्योंकि ये तो आप मानते ही होंगे कि एक गाड़ी खरीदना एक सेंटिमेंट की बात होती है। जब तक आप खुश नहीं होंगे आप गाड़ी नहीं खरीदेंगे। आपके घर पे गमी होगी या आपके पास पैसे की प्रॉब्लम होगी, आप उस दिन जाके गाड़ी नहीं लेते। आपका एक परिवार जब खुश होता है तभी गाड़ी लेते हैं। दूसरी तरफ अब जब मैं आऊं गाड़ी की प्राइस की, जैसा आपने बताया, तो आपको बताऊं कि प्री कोविड मतलब 2019 में जो गाड़ी लगभग हम 50 या 45-50 की एक एंट्री लेवल गाड़ी हम बेच लिया करते थे, आज वही गाड़ी 65 से 70 हजार हो गई। हो सकता है ये रेशियो वैसे देखने में कम लगे कि भाई BS3 थी BS6 हो गई, और बहुत सारे गवर्नमेंट ने अपने नॉर्म्स चेंज किए, ABS आ गया, ब्रेक्स चेंज हो गई, बहुत सारी सेफ्टी आ गई। लेकिन एक आदमी जिसको अपने नौकरी पे या अपने जॉब पे या स्कूल पे या इस तरीके से जाना था, उसके लिए 20,000 बहुत बड़ी कीमत होती है। तो एक्विजिशन प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो एक रूरल पर्सन या एक कहिए जो एक लोअर लेवल का पर्सन जो लगभग 20-30 हजार पर महीना कमा रहा है, उसके लिए एक बहुत बड़ी वो हो जाती है मार्जिन मनी की इंक्रीज, जो प्रेरित नहीं करती गाड़ी खरीदने के लिए। उसके अलावा इंटरेस्ट रेट भी एक तरीके से बहुत बढ़ चुका है। फ्यूल प्राइस भी एक कारण है, लेकिन फ्यूल प्राइस अब दिमाग में सबके 100 रुपए बैठ चुका है, तो शायद वो बहुत ऊपर जाएगा तभी प्रॉब्लम होगी। बट ओवरऑल जो मानसिक स्थिति है गाड़ी की कीमत और अपने हालातों को देख करके ये टू व्हीलर में प्रॉब्लम आ रही है। हमें उम्मीद है, जैसे देखिए पिछला एक विंकेश जी, जी वो तो ठीक भी है कि अब
₹93 ₹70 है, तो छुट्टा के चक्कर अच्छा है ₹100 एकदम राउंड फिगर में रहे तो वो तो बेटर है। ये बताइए जो 65, 70, 75 हज़ार रुपये वाली बाइक थी, उसमें कितने लॉन्चेस हुए इस पिछले 1 साल में? सर पिछले 1 साल में कुछ हमारे टू व्हीलर ओईएम्स ने लगता है अपना ध्यान कहीं और बांट लिया है। इधर बहुत अच्छे लॉन्चेस नहीं हुए हैं और एक लेटेस्ट मॉडल ही होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर अब ला रही है शाइन 100 के नाम से, जो एक अच्छा मेरे ख्याल से एंट्री होगी एक कंपटीशन में, और जो हमारे बाकी लेगेसी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है उनको उनको नींद से जगाएंगे कि उनको भी इस मार्केट को थोड़ा सा एग्रेसिव करना है। वरना अगर आपको याद हो तो एक 3, 4, 5 साल पहले ये मार्केट ऐसा था कि एक कंपनी 40,000 की बाइक लॉन्च करती थी, दूसरी 39 कर लेती थी, तीसरी 38 करती थी, कुछ डिस्काउंट स्कीम सब लड़ाई चलती थी उस मार्केट को मार्केट शेयर के पीछे। ये जब से पिछले 2 साल से इलेक्ट्रिक व्हीकल पे थोड़ा सा प्रेशर आया है कि इलेक्ट्रिक पे इलेक्ट्रिफिकेशन होना जरूरी है, और साथ में जो कोविड की मार पड़ी है उसके बाद से ही हमारी जो नॉर्मली टॉप 4 टू व्हीलर ओईएम्स है ये शायद एक कुंभकर्ण निद्रा में जा चुके हैं। मैं खुश हूं कि एचएमएसआई ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की अनाउंसमेंट कर दी और एक अच्छा प्राइस दिया है। विकेश जी, मुझे तो लगता है कि वो लोग शायद अभी इस शॉकर को समझ ही नहीं पा रहे हैं। एक सज्जन तो वीआरएस में जुट गए हैं कि पूरी पूरी कंपनी को वीआरएस दूंगा मैं, क्योंकि इतनी बड़ी लेगेसी खड़ी कर रखी है आइस इंजन वाली कि वो समझ नहीं आ रहा उसको करें क्या, क्योंकि अगर आपने पैरेलल दोनों चलाई तो जीरो सम गेम हो जाएगा, इधर कमाओ इधर गमाओ। तो इसलिए शायद अब वो इस चीज़ में उलझन में फंस गए, बहुत लेट जागे हैं। और एक और कंपनी वाले थे जिनसे मैंने बात की तो वो तो मानते नहीं थे कि ईवी की कोई ज़रूरत भी है इस देश में, अब वो भी इस पे आ गए हैं, उनको समझ में आ रहा धीरे धीरे। अभी कुछ दिन पहले ही ईवी वाले नंबर्स भी आए थे, तो ठीक है, अब हम लोगों की आदत है, हम लोग बहुत देर से जागते हैं, लेकिन जितनी जल्दी जाग जाए उतना अच्छा है। तो एक कारण आपको बताऊं, ये जो देर हुई है ना उस वजह से मार्केट खराब हो गई। एक हमारी टू व्हीलर इंडस्ट्री इतनी हाई नंबर्स से इतना नीचे गिरी है कि अब दोबारा उस हाई नंबर्स में आने में जो हमें मेहनत करनी पड़ेगी इन मैन्युफैक्चरर्स को, हम डीलर्स को, एक मार्केट को, गवर्नमेंट को सपोर्ट करने में, ये बहुत वक्त लगने वाला है। शायद जो पहली नीति आयोग की मीटिंग से जो आप याद करें एक बड़ा नेगेटिव मैसेज आया था, अगर उस समय ये लेगेसी प्लेयर्स ने कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट चालू किया होता तो आज इतनी बुरी स्थिति में शायद हम लोग नहीं होते। मुझे ध्यान है और मैंने चैनल पे कई बार ऑन एयर बोला भी था कि नीति आयोग ने इनसे कहा था कि अपना प्लान दीजिए, आप ईवी के लिए क्या प्लान है। किसी ने कोई प्लान नहीं दिया, किसी ने कोई उसको नोटिस नहीं लिया, और सबको ये लगता था कि ये ईवी एक ऐसा शगुफा है जो बाद में टल जाएगा, लेकिन वो टला नहीं, अब सर पे बला खड़ी हुई है। तो एक तो बहुत देर से नींद से जागे, बहुत रिलेक्टेंसी थी, एक्सेप्टेंस नहीं था, डिनाइल मोड में थे, अब एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरा, जैसा आपने कहा कि 40,000, 39,000, 60,000, 65,000 का एक कंपटीशन होता था, गाड़ी लॉन्च करिए, दर्शकों को, कम से बायर को आप अट्रैक्ट करते थे कि एक नई लॉन्च आई, चलो उसको ले ले। वही पुरानी घिसी पिटी बाइक आप बेच रहे हैं और कुछ नए लॉन्च नहीं, तो कैसे बिकेंगी? तो प्री कोविड लेवल को आप हासिल नहीं करेंगे। हाँ, दुविधा बिल्कुल है कि ईवी से कॉम्पीट करना, तो आपने लेट किया। एक सवाल और उसमें उठता है सर, जो अपनी पैसेंजर व्हीकल है, पिछली बार अनुमान ये दिया गया था कि कम से कम 38 से 40 लाख गाड़ियां बिकेंगी, और वो बिकी हैं 36 लाख, 2 लाख से मिस है। क्यों? तो शायद इसमें अगर आप याद करें जो पिछला जब कोविड आया था तो उसका अगला साल भी हम सेमीकंडक्टर की मार से परेशान रहे हैं, और इसमें भी सेमीकंडक्टर थोड़ा सा योगदान देता है प्रॉब्लम का। और दूसरा कहना चाहूंगा कि ये इंडस्ट्री अभी तक, हम अगर आप ध्यान दें तो 29 लाख से 30 लाख साल की चलती रही है। इस बार हम कुछ 38 की उम्मीद कर रहे थे, 2 लाख रुपए, 2 लाख डाउन हुए जो आपके हिसाब से। तो पूरी इंडस्ट्री अभी भी 38-40 के लेवल पे पूरा नहीं बन पाया है। मे बी हमारे मैन्युफैक्चरर्स ने एक अच्छा अपनी लाइन बड़ी कर ली है, हर मैन्युफैक्चरर का अगर आप देखेंगे तो कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर आप एक गाड़ी की बात करें तो उसमें कम से कम नहीं तो 100 या 50 कंपनीज ऐसी होती हैं जो छोटे छोटे इक्विपमेंट्स देती हैं या पार्ट्स देती है, जिसको मिला करके वो गाड़ी बनती है। वो पूरी लाइन को कंप्लीट करने में अभी भी टाइम लग रहा है। उसमें एक मेजर रोल सेमीकंडक्टर का भी है, क्योंकि जब हम 30 लाख बनाते थे और हम 38 बनाना चाहते हैं तो पहले ही सेमीकंडक्टर शॉर्टेज में थे, और इतनी एक्सेस डिमांड की वजह से और प्रॉब्लम आ रही है। बट इसके अलावा कई कंपनीज आज भी सीट की कमी, हेडलाइट्स की कमी, म्यूजिक सिस्टम की कमी, इन सब वजह से, जैसे एयरबैग, बीच में एयरबैग्स के सेंसर्स की कमी हो गई थी, इन सब की वजह से फंस रही है।
मेरे ख्याल से शायद ये वाला साल होगा जब हमारी सारी कंपनीज मिलके कुछ 40 लाख के प्रोडक्शन के प्लान पे चलेंगी और हम मार्केट की ग्रोथ देखेंगे कि जो हम पिछली बार नहीं कर पाए शायद इस बार हम 38-38 पर पहुंचे। अच्छा, अभी आप लोगों की इन्वेंट्री कितनी है सर आपके लेवल पे? डीलर लेवल पे अगर मैं कार की बात करूं तो हम 20 से 25 दिन के आसपास की इन्वेंट्री के आसपास घूम रहे हैं। मैं मार्च एंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज कल की बात कर रहा हूं जो बीच में कुछ सेल हो भी गई है। 25 दिन की गाड़ियां आपके पास खड़ी हैं, नेक्स्ट 25 डेज कोई दिक्कत नहीं डिलीवरी देने में? सर हम जब 25 दिन बोलते हैं ये वो होता है कि जो गाड़ियां कंपनी से निकल चुकी हैं, तो कहीं भी इसमें 5-7 दिन की ट्रांजिट भी होती है। लेकिन हाँ, ये मान के चलिए कि आगे आने वाले 20 दिन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और अगर कंपनी का ये रोटेशन चलता रहेगा तो और प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सवाल सर मेरे दर्शकों को समझाइए, ये खेल क्या चलता है? 6 महीने की बुकिंग चल रही है, अभी मिल ही नहीं रही है, जुगाड़ लगाओ, इनको फोन कराओ, उनको फोन कराओ, 7 महीने बाद मिलेगी, ये खेल है क्या ये कोई? सो नीरज जी, होता क्या है कि जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसकी एक डिटेल्ड स्टडी होती है कि इस गाड़ी की मार्केट में डिमांड 1000 गाड़ी होगी, 5000 गाड़ी होगी, इसका सेगमेंट इतना बड़ा है इसमें मुझे ये मार्केट शेयर मिलेगा। उस हिसाब से प्रोडक्ट लाइन बनाती है कंपनी, और बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव नंबर्स पहले नहीं बना पाते, क्योंकि अगर वो नंबर्स नहीं अचीव हुए तो कहीं ना कहीं उनका जो कॉस्ट ऑफ चेंजिंग दी लाइन जो नया प्रोडक्ट का है वो सीधा सीधा लॉस में चला जाता है। तो क्या होता है कि जब कंपनी नए प्रोडक्ट लॉन्च करती है, कंजर्वेटिव नंबर, जैसे कोई गाड़ी लॉन्च हुई तो उन्होंने सोचा कि ये 5000 गाड़ी पर मंथ बिकेगी, और उस गाड़ी में आज की डेट में जैसे आप देखिए कोई भी नई गाड़ी आती है पहले से अपेक्षा अच्छी आती है, ज्यादा अच्छे फीचर्स होते हैं, और जब फीचर्स लुक अच्छे होते हैं तो बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्ट ले लेते हैं। और कुछ मार्केट में पिछले 2 साल से हमने देखा है कि कई लोग मल्टीपल बुकिंग के भी इंटरेस्ट रखते हैं। अगर मान लीजिए मुझे एक इनोवा लेनी है और मुझे मालूम है शॉर्टेज में है, तो मैंने इनोवा भी बुक कर दी, उसके साथ साथ मैंने एक सेल्टोस भी बुक कर दी, XUV700 भी बुक कर दी, और क्रेटा भी बुक कर दी, जो गाड़ी पहले आई ले ली। तो लेकिन जब इस तरीके से मल्टीपल बुकिंग मल्टीपल ब्रांड्स में हो जाती है तो एक बैलून टाइप की सिचुएशन आती है कि क्या मार्केट में इतनी सारी डिमांड है। हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी इतनी बुकिंग्स हैं मार्केट में डीलर्स के पास कि हम गाड़ी नहीं दे पा रहे। और आप सही कह रहे हैं 6 महीने से साल, लेकिन ये स्थिति 1 साल पहले से बहुत इंप्रूव कर गई है, क्योंकि आज अगर मान लीजिए एक कंपनी के 10 मॉडल मार्केट में है तो 10 में से आपको 3-4 मॉडल मिलेंगे जो 6 महीना साल या वेटिंग में है। इसमें विकेश जानते हैं क्या था मजेदार बात ये होती है कि हेडलाइंस बनती हैं, फलानी गाड़ी की इतनी बुकिंग है, 1 दिन में इतनी हो गई, 6 दिन में इतनी हो गई, 6 ये सच्चाई भी है, 6 महीने तक की बुकिंग चल रही है। क्रेटा की जो नई वाली है, क्रेटा नहीं वो जो इनोवा की नई वाली गाड़ी है उसमें लोग बता रहे हैं 7-7 महीने की बुकिंग चल रही है। उसके बावजूद आप अपना टारगेट नहीं मीट कर पा रहे हैं, 2 लाख गाड़ी शॉर्टफॉल है, आप बेच नहीं पा रहे, फिर बहाने कि साहब OEM वाले पार्ट्स नहीं मिल रहे, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। तैयारी करिए ना सर, देखिए 10 गाड़ी बुक होती है तो उसमें 6 ही बिकती हैं, 4 तो वैसे ही कैंसिल हो जाती हैं। तो ये जो हेडलाइन मैनेजमेंट नंबर वाले होते हैं ना, मुझे लगता है इस पर थोड़ा काम करना चाहिए लोगों को। धीरज जी मैं बताऊं, कहीं ना कहीं इसमें हम आप दोनों ही फंसे हुए हैं। हमें भी अच्छा लगता है जब कोई कंपनी कहती है कि 50,000 बुकिंग आ गई, 10,000 बुकिंग आ गई, हम भी उसे हेडलाइन बनाना चाहते हैं। बल्कि हेडलाइन हम इस लेवल तक बना देते हैं कि 10,000 बुकिंग किसी कंपनी ने 20,000 रुपए लेके की, तो मान लीजिए 2 करोड़ आया या समथिंग, हम वो 10,000 बुकिंग को गाड़ी की कीमत से मल्टीप्लाई करके हम बता देते हैं कि इस कंपनी ने इतने पैसा अपने लिए अभी से संयोजित कर लिया। तो ये गलत है, ये सारा मीडिया हाइप है, सारा मार्केटिंग गिमिक है, और शायद इसी से हमें भी अच्छे कस्टमर्स मिलते हैं, कस्टमर्स का इंटरेस्ट पैदा होता है। जिनका नहीं भी इंटरेस्ट होता वो देखने आ जाता है कौन सी गाड़ी है जो बुक होते हैं, मतलब चलते ही 10,000 गाड़ी बुक करो। नहीं बिल्कुल सर, विकेश जी KYC में मैं इसी तरह के सवाल पूछता हूँ, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है कि इस तरह की नंबर्स दिखा के दुनिया को जगमग करें। सच बताइए, अगर इतना ही अच्छी मार्केट चल रही तो 2 लाख की शॉर्टफॉल नहीं होती, 40 लाख गाड़ी बेचिए ना फिर आप। अगर आप इतनी बना रहे हैं, इतनी डिमांड है तो वो शॉर्ट है, बाइक बिक नहीं रही। मैं कहते समय आज कम है, लेकिन मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि हम लोग एक इस पर डिटेल्ड शो करना चाहते हैं, घंटे भर का, 2-3 और लोगों को बुलाएंगे कि ये हमारी इंडस्ट्री में क्या वाकई एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है जिससे वो नहीं जूझ पा रहे हैं या अभी भी डिनाइल के मोड में है, खासतौर पे 2 व्हीलर कंपनियां, जिनको कि अब लगता है कि पूरी कंपनी को VRS देके ठीक करना पड़ेगा। ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक के बाद मार्केट की बात। Mongia Steel presents